So we are doing this a revision session on gravitation and elasticity. तो जल्दी जल्दी हम लोग concepts देखेंगे पहले तो, और फिर इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला जो फॉर्मूला हमने देखा था, पहले ग्रेविटेशन पे आते हैं। इलास्टिसिटी तो जस्ट अभी हमने किया, तो आपको दिमाग में फ्रेश होगा, ठीक है। चलो, तो ग्रेविटेशन में पहला जो फॉर्मूला हमने देखा था, व्हाट वाज इट? दैट वाज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, ठीक है। दिस वाज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट existed between two masses is given by F is equal to G ठीक है, बराबर है, ठीक। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, अर्थ के ऊपर अगर तुम खड़े हो, अर्थ के ऊपर अगर तुम खड़े हो तो अर्थ तुम्हें कितने फोर्स से खींचती है? mg फोर्स से खींचती है, बराबर। mg के फोर्स से खींचती कि नहीं खींचती है? तो यहाँ पर mg जो है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू g टाइम्स, ये अगर m हो गया, ये मास ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, तो g m e बाई आर ई स्क्वायर, mm कैंसिल, तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? बात समझ में आई कि नहीं आई? यस नो? हाँ सर। फिर हमने देखा था वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ जी। तो जैसे जैसे तुम हाइट के, when you go at a certain height, you see the value of g will change. जैसे जैसे तुम certain height पे जाओगे, वैसे वैसे value of g will change. ठीक है, तो अगर मान लो तुम हाइट h पर गए, तो कितनी हो जाएगी g की वैल्यू इस पॉइंट पर? कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। यहाँ पे the gravitational constant into mass of earth upon a radius of earth तो ये g डैश square कितनी हो जाएगा plus यहाँ g पर? का square ना, जैसे g m e, ये देखो रेडियस यहाँ पे r e हो गया, r e प्लस h का होल स्क्वायर। तो इंक्रीज हो रही डिक्रीज होगी, क्या होगी? सर जल्दी डिक्रीज बताओ। होगी, सर डिक्रीज होगी। Yes. This is at height h, ठीक है। Then we saw at depth d, डेप्थ d पे क्या होगा? व्हाट विल हैपन एट डेप्थ d? अभी तो यहाँ पे इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? क्या होगी, जल्दी बताओ, बच्चों तो पढ़ सर चुके हो। यहाँ पे सर वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी मतलब आपको याद नहीं है? डिक्रीज होगी यहाँ पे भी ना, भूल गए क्या फॉर्मूला? यहाँ पे जी का जो फॉर्मूला, देखो यहाँ पर अगर जी है, हाँ यस सर, और अंदर अंदर जाते जाते एक बार जीरो हो जाती है, एक कोर के पास गए तो। यस यस, हाँ बताया था ना मैंने। नहीं सर, जी मैंने तो अटेंड नहीं किए थे वो क्लासेस, लेकिन 1 ऐसे माइनस नॉर्मली पता। d by re. Re is what? Radius of earth. Re is radius of earth. ठीक है, समझ में आई बात? तो इसलिए तुम देखो ना, जैसे जैसे तुम एकदम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओगे, वैसे ही अर्थ की जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? यहाँ पे जी की वैल्यू इज 0 ना। यहाँ पे जी से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज कैसे होगा? तुम पैटर्न देखो, वैल्यू जो है वो पहले 9.8 है, फिर जैसे जैसे जा रहे हो, फिर सडनली एट द सेंटर इट बिकम्स 0। तो हाउ डू यू से इट इज इंक्रीजिंग ना? तुम पैटर्न देख के भी थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो। ओके, फिर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ क्या हो रहा है? इस वैल्यू ऑफ अर्थ इज द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग सर।
क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग सर. इंक्रीजिंग. सर वैल्यू ऑफ जी सर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. देखते हैं चलो. नो सर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग सर. डिक्रीजिंग. यस सर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. यस. तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है? देखो. सर फोर्स इंक्रीज होगा पर एक्सेलरेशन कम होगा. यस, तो ये ओमेगा हो गया तुम्हारा. करेक्ट. ओके, आई विल नॉट टेल यू दिस वे. थोड़ा 12th वालों को ऐसे बताता हूँ. आप देखो यहाँ पर. यहाँ पे अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है. करेक्ट. और ओमेगा मतलब अभी आपको पता ही है ओमेगा क्या होता है. एंगुलर वेलोसिटी होता है. मालूम है कि नहीं मालूम है? अभी ये सर आपने बताया था वैसा ही बताया है था तो तुम्हें. ये सिंबल तो तुम्हें मालूम ही होगा. करेक्ट. अब यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है. ठीक है. तो ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको देखो, अर्थ खींच रही है अपनी तरफ विद द फोर्स mg. और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा. और मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब भी कोई चीज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ठीक है, तो उस पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं, जितने भी फोर्सेस, एक कोई फोर्स ऐसे लग रहा हो, कोई फोर्स ऐसे लग रहा हो, कोई फोर्स ऐसे लग रहा हो, जितने भी उसमें सब फोर्सेस लग रहे होंगे, तो उन फोर्सेस का जो रेडियस की तरफ डायरेक्शन है, कंपोनेंट रहता है रैदर, इन फोर्सेस का जो रेडियस की तरफ जो कंपोनेंट रहता है सारे फोर्सेस का, ठीक है, करेक्ट. या सपोज अगर तुम्हें कंपोनेंट समझ में नहीं आ रहे तो समझ लो यहाँ पर, ऐसा समझ लो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं. मान लो इसको सर्कुलर मोशन में ले जाने के लिए यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो एक फोर्स ऐसा ऐसा लग रहा है. मान लेते हैं एक फोर्स इस इंस्टेंट पे ऐसा लगा, F3 लगा ये. और यहाँ पे एक फोर्स, दो फोर्सेस ऐसे लगे, एक F1 और एक F2. तो तुम क्या बोलोगे? F1 प्लस F2 जो होगा, which is nothing but summation of all forces acting along radius. देखो रेडियस के लॉन्ग कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? F1 F2 लग रहे हैं. बराबर है कि नहीं? यस नो बच्चों? दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. ठीक है. अगर सर तुम F1 F2 कौन सा सर? ये मान लो कोई फोर्स है F1 F2. लेट्स से तुम एक, चलो एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें. मान लो तुम एक पेंडुलम को ले रहे हो. ठीक है. एक तुमने पेंडुलम को लिया और उसको तुम ऐसे गोल गोल, काइंड ऑफ उसको ऐसे उसका मोशन करा रहे हो पेंडुलम का. ठीक. अब देखो पेंडुलम में इस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा. बराबर है? बराबर है कि नहीं? और एक mg का फोर्स लग रहा होगा. तो अगर इसको सर्कुलर मोशन में जाना है तो ऑल द फोर्सेस अलोंग रेडियस. तो रेडियस कहां पर है इसका? रेडियस इज दिस इज रेडियस. बराबर कि नहीं? तो रेडियस के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, उनका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आना चाहिए? mv स्क्वायर बाई r के बराबर आना चाहिए. मतलब समझो ये टेंशन अगर मान लो 12 न्यूटन का है, mg सपोज 10 न्यूटन का है, तो तुम क्या बोलोगे? 12 माइनस 10, 2 न्यूटन. सो ये 2 न्यूटन का जो फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. बराबर है? समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ये 12 माइनस 10 जो है दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सर mv by r. हाँ, mv इसी को square बोलते by r. हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. करेक्ट. सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. ठीक है. समझ में आई बात? तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से देखो अभी mg इधर पे लग रहा है, n इधर पे लग रहा है. बराबर है? तो अब तुम क्या बोलोगे? व्हाट विल यू से? कि sum of all the forces acting along radius, this is equal to mg minus n. बराबर. अब सपोज ये 10 न्यूटन है, ये 11.5 न्यूटन है. तो तुम क्या बोलोगे? या तुम चलो n माइनस mg जैसे भी तुम्हें बोलना है, बट एक्चुअली दिस शुड बी मोर. एक्चुअली mg शुड बी स्लाइटली, ओ सॉरी, तभी सर्कल में जाएगा ना. mg जो स्लाइटली मोर होना चाहिए, तो उल्टा ले लेते हैं इसको 11.5 न्यूटन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 10 न्यूटन. ठीक है. तो mg सर वो माइनस, डायग्राम में सर समझ नहीं आ रहा सर क्या दिखा है सर वो mg और n. ओके, इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है? नो सर वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है सर. ओके. बेसिकली क्या है, तुम अर्थ के इक्वेटर पे खड़े हो. ठीक है. कहाँ पे खड़े हो? सर इक्वेटर पे. इक्वेटर. और थोड़ा चौड़ा डायग्राम बनाता हूँ मैं.
ठीक है। ये हो गया mg बराबर, ये देखो अर्थ अभी कैसे गोल गोल घूम रही है ना, ये हो गया mg और ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। नॉर्मल भी तो लग रहा होगा, करेक्ट। और वैसे तो मैंने तुम्हें ये भी बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो तुम कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है, तो अगर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही तो तुम सिंपल से एक कंसेप्ट ध्यान में रखो। कोई चीज अगर गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो तुम उसमें बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा दो। अगर ये मान लो ये इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है, तो तुम बोल सकते हो इस पे एट दिस इंस्टेंट यहाँ पे mv²/r एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तुम ऐसा बोल सकते हो अगर यहाँ पर है। तो लेकिन mv²/r ये तो सेंट्रीपिटल का है ना? दोनों सेम ही होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, मैंने बताया था। दोनों के फॉर्मूले एक ही रहते हैं। फॉर्मूला सेम है, ओनली थिंग इज फ्रेम का अलग, फ्रेम का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर सर होगा तो सर एक क्वेश्चन है सर, वो जो पेंडुलम है सर, हाँ, उसमें तो सर बॉल का ऊपर एक्सीलरेशन होना चाहिए ना, ऊपर के डायरेक्शन में। बॉल का एक्सीलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए। आई डिड नॉट गेट दैट। सर क्योंकि फोर्स बैलेंस नहीं है ना सर। हाँ, तो इसीलिए तो बराबर है ना आपका, आप जो बोलो एकदम बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है, इस बॉल पे नेट फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है। यस सर। करेक्ट, और यही फोर्स तो इसको घुमा रहा है ना गोल गोल, फोर्स ऐसा है और वेलोसिटी ऐसी है। तो अभी ये फोर्स क्या कर देगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर देगा ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ओके सर, मतलब वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द, मतलब डायरेक्टली ऊपर एक्सेलरेट नहीं करेगा क्या? यस, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कैसे एक्सेलरेट करेगा, ये बस इसका डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़े ना फिर अपन। तो यहाँ पर भी देखो क्या होगा, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है ना, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक mv²/r फोर्स लगा दो यहाँ पे। करेक्ट। देखो तुम्हें अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है, एक्चुअली दिस इज अ बिग टॉपिक, तो अभी मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। तुम बस इतना ध्यान में रखो कि अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, क्या बोला मैंने, अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, ठीक, तो क्या होगा उस पे, जल्दी से बताओ क्या होगा। सर सेंट्रीपिटल फोर्स सर। हाँ, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल दोनों। दोनों ही लगते हैं, लेकिन मैंने बोला देखो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल है, वन एंड सेम थिंग। ठीक है, लेकिन क्या है, किस कहां से तुम ऑब्जर्व करो, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। करेक्ट, तो उस पर भी नहीं जाते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक चीज है। तुम इतना तो ध्यान रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। यस सर। ठीक है, अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन होगा, अगर मान लो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है विच इज acting in this direction, which is given by mv²/r। ठीक है, सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। बोलो बोलो। सर अगर वेलोसिटी सर ऊपर के डायरेक्शन में और उससे परपेंडिकुलर सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सर, तो फिर उसका वेक्टर कुछ ना सर ऐसा होना चाहिए ना? नहीं, ये फोर्स है ना, फोर्स और वेलोसिटी को थोड़ी ना तुम ऐड करोगे, वेलोसिटी तो हमेशा चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी वेक्टर, ये क्योंकि फोर्स ही ऐसे लग रहा है, देखो पॉइंट इज फोर्स ऐसे लग रहा है, इसीलिए तो ये वेलोसिटी को चेंज कर पा रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है आपको? यहाँ पे एक्चुअली तुम देखोगे कि यहाँ पे होता क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो ऐसे लग रहा है अभी, तो यही फोर्स इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं ना। यस सर। तुम वेलोसिटी और फोर्स को पहली बात तो कैसे ऐड कर सकते हो, तुमने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें तुम बोलो ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी फोर्स को थोड़ी ना तुम ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे दूसरा भी फोर्स होता तो तुम बोल सकते थे नेट फोर्स यहाँ पे ऐसा लगेगा, एंड विच इज ट्रू ऑल्सो। ठीक है, वो सर मतलब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल सर इक्वल है, और सर वही चीज ना उसको ट्रैक पे रख रही है ऑर्बिट में। यस 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 और सर वेलोसिटी मतलब नॉर्मल वेलोसिटी। यस। ओके सर, मतलब अगर यही होते सेंट्रीफ्यूगल और पीटल, तो फिर वेलोसिटी एकदम स्ट्रेट होती ना आउट ऑफ द यस ऑर्बिट। यस यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अगर ये फोर्स हटा दोगे तो ये जो है गोल गोल घूमना बंद कर देगा, फिर ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जाना स्टार्ट कर देगा फिर। यस सर, मतलब समझ गया सर, सिर्फ ऑर्बिट में है ना सर रखने के लिए ना सर। यस, ऑर्बिट पे रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, mg शुड बी इक्वल टू n प्लस mv स्क्वायर बाई r। तो अब देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो गया नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस mv स्क्वायर बाई r बराबर है, विच इज सर इक्वल, ये किसका फॉर्मूला है सर? mg इज इक्वल टू n प्लस mv ये स्क्वायर बाय r। फोर्सेस बैलेंस करो ना यहाँ पे, ये वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, है कि नहीं है, दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैन तो रेस्ट पर है ना, तुम जब अर्थ पे खड़े रहते हो तुम थोड़ी ना मूव करते हो, तुम तो रेस्ट पर हो कि नहीं हो। ओ यस सर, यस सर, यस सर। जो भी लोग इक्वेटर पे हैं अभी, वो थोड़ी ना हवा में उड़ेंगे या अर्थ की तरफ खींचेंगे। हाँ सर, समझ गया। नेट फोर्स तो उन पे जीरो ही लग रहा है ना। यस तो सर। यहाँ पर देखो क्या बोल सकते हैं, एम जी डैश, जी डैश मतलब न्यू ग्रेविटेशन दिस थिंग, तो जी माइनस वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ग्रेविटी जी, जी डैश जो जी से कम हो गया कि ज्यादा हो गया, बताओ यहाँ पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो जी से कम है या जी से ज्यादा है, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी। बताओ, जी से कम है या जी से ज्यादा है। सर किसकी वैल्यू? अभी जी की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही होती दिख रही है तुम्हें, कि जी की वैल्यू ज्यादा होती दिख रही है। सर कम हो रहा है। कम हो रही है ना, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से हम लोगों का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो स्लाइटली कम हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये तीन चीज हमने देखी थी, और हाँ शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी हमने देखा था, फोर्थ वाज बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ क्या हो गया, कैसा होता है अर्थ का शेप, इट इज लाइक एन ऑरेंज नो, bulging at the top, sorry, flattened at the top, bulging at the equator। तो ये हो गया सर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर ड्यू टू रोटेशन सेम होना चाहिए ना सर, क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कैंसिल हो रहे हैं। अरे वो कैंसिल नहीं होता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। ये अभी आपने पूरा अच्छे से जब मैकेनिक्स पढ़ोगे आप तो तुम्हें समझ में आएगा, ये कैंसिल नहीं होता, इनको स्यूडो फोर्सेस बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, या तो तुम ये ऐसे दिखा दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना है तो तुम क्या बोलोगे फिर, अगर लेट से तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना है तो तुम बोलो फिर कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है गोल गोल, इसमें जितने भी फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहे हो, मान लो यहाँ पे 10-12 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स, अभी तो वही तो मैंने तुम्हें बताया, करेक्ट। तो अभी इस इंस्टेंट पे क्या होगा कि तुम बोलोगे 12 माइनस 10 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, विच इज, ये क्या है अभी, नेट फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली नेट फोर्स, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं सर्कल में 1 न्यूटन का फोर्स और 2 न्यूटन का फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो तुम बोलोगे 1 + 2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है नील? यस सर, यस सर। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, दोनों को अलग अलग फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो अभी कंफ्यूज मत हो इस पे ज्यादा सोचो भी मत, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वो लोग से ग्रेविटेशन बहुत टफ है, नहीं हो रहा है, तो जो चीज नहीं समझ में आ रही है लीव इट असाइड, आगे बढ़ जाओ और फिर बाद में क्लैरिफाई कर लो इसको, ठीक है। तो कहाँ पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा, इक्वेटर पे या पोल पे? सर पोल पे। इक्वेट सर पोल पे सर। यस पोल पे। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ एनी कमेंट, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? ओके, उसके बाद फिर हमने बेसिकली क्या देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखा ना, वी सॉ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला था? सर mgh। नहीं, हाँ mgh तो होती बराबर है आपका, mgh होती है पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, बट दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए वो ट्रू है। तुम 5-10 किलोमीटर तक चले गए, ठीक है, वहां तक चल जाएगा, बट अगर तुम 1000 किलोमीटर पर हो तो कितनी होगी पोटेंशियल, 1000 भी बहुत ज्यादा हो गया,
6,000 तो अपना अर्थ का एक ये था। ठीक है चलो, आप सपोज 1,000 किलोमीटर पे हो, अर्थ की सरफेस से 1,000 किलोमीटर की दूरी पर हो, करेक्ट, 1,000 किलोमीटर की, तो यहाँ पे कितनी होगी? तो यहाँ पे भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? नो सर। तो यहाँ पे कहने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg 1000 mg, बोल सकते हो सर mg। होना चाहिए ना वैसे ट्रू। आप बताओ, होना चाहिए ट्रू? हाँ सर। क्यों होना चाहिए ट्रू? पर क्या यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 है यहाँ पे। अभी तो हमने देखा है जैसे तुम अगर बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या उस पॉइंट पे जी की वैल्यू 9.8 है? नो सर। ओके सर, ओके सर, समझ गया सर। सर फिर इसके लिए ना सर, पहले वो हाइट, वो जो पॉइंट है ना ऊपर, उसका जी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद mgh देखो लगाना पड़ेगा। देखो, मैंने तो तुम्हें पहले बताया पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझ लो क्या होता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, जल्दी से समझ लो, ठीक है? 5 मिनट में आपको रिकैप करके दे देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो, जब भी तुम किसी चीज पे वर्क डन करते हो, ध्यान से सुनना भी जो बोल रहा हूँ, जब भी तुम्हारा जो भी वर्क डन होता है उसको जब तुम ऐड कर देते हो, सारे वर्क डन को तुम ऐड कर दो, ठीक है? तो उससे क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, तो हमें मालूम ही है। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। करेक्ट। तुम एक ब्लॉक को पुश करो तो व्हाट विल हैपन? इट कम्स इनटू मोशन। यस सर। ब्लॉक को पुश किया तो तुम, दिस कम्स इनटू मोशन, मतलब क्या हुआ? जब भी तुम किसी भी ब्लॉक पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करोगे तो वो मोशन में आ जाएगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। बराबर है? बराबर सर। बराबर देखा ही हमने। एक और इसी का एक एनालॉगस स्टेटमेंट है कि जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी हमेशा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, प्रोवाइडेड, अब इस पे भी कई सारी क्लॉजेस लग जाती हैं। जब तुम सर वर्क पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी को पीई बोलेंगे ना, या यू बोलेंगे? यू से भी बोल सकते हैं, कभी वो काइनेटिक एनर्जी को टी से बोल देते हैं। करेक्ट, कुछ कुछ बुक्स में डेल्टा टी ऐसा कन्वेंशन दिया रहता है काइनेटिक एनर्जी का। आई थिंक टी यू ऐसे करके कुछ तो आ रहा होगा। तो पॉइंट इज, ये कन्वेंशन ये ट्रू कब रहेगा? इस पे भी कई सारे कंसेप्ट्स हैं, पर अभी हम ऐसा समझेंगे, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें, करेक्ट, दिस विल बी ट्रू ओनली इन यहां पर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ठीक है? इस जगह पे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। करेक्ट, ये स्टेटमेंट कहां पे ट्रू होगा? क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ चेंज ही नहीं हो रही है ना। यहाँ पे कुछ हो रही है पोटेंशियल एनर्जी चेंज? यहाँ पे केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट सर कब हो है? सकती है ना सर पोटेंशियल एनर्जी चेंज, कैसे अगर चेंज होगी? हाइट बढ़ा दी तो हाइट बढ़ाओगे ना, तो हाइट बढ़ाओगे मतलब क्या हुआ? अगर वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इन्वॉल्व है तब। तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू रहेगा? इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट। तो अब तुम ऐसा समझ लो, ये स्टेटमेंट कब ट्रू रहेगा? इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट। Otherwise you can't say about this is the this statement cannot be true otherwise, correct? So if gravitational, क्या बोला था मैंने? if gravitational field is present, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। चलिए, तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो जब तुम अर्थ, तो इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को कि जब भी तुम वर्क डन करोगे ग्रेविटेशनल फील्ड में तो क्या होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है? सर पर अगर मैंने ऐसा वर्क किया सर कि मैंने एक बुक हाँ की ना सर, ऊपर उछाला सर, उसकी हाइट बढ़ा दी सर, हाँ मतलब फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो फिर तो सर ये बढ़ जाएगी ना सर पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, तो नहीं तो बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसके उस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा? बट तुम्हारा वर्क डन क्या हो रहा है? वर्क डन नेगेटिव हो रहा है ना। तुमने किसी चीज को ऐसे ऊपर उछाला तो तुम्हारा देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है? mg। और ये बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो वर्क डन यहाँ पे कितना हो? -mgh हो गया ना, मतलब
वर्क डन इज नेगेटिव ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑपोजिट टू ईच वो अदर। सर या फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा वो। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, तो तुम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हो फिर, माइनस ऑफ वर्क डन, करेक्ट, या तुम इसको ऐसे लिख दो, माइनस ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात तो वही होगी ना। यस तुम सर। इसको ऐसे लिखो या तुम इसको ऐसे लिखो, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, दोनों से एक एक कुछ तो केस आ जाएगा। ओके, तो अब मैं क्या क्या बताने जा रहा था तुम्हें, कुछ तो बताने जा रहा था, हाँ सर इसका फॉर्मूला सर, मतलब हाँ कैसे फॉर्मूला, निकाल इस करेंगे। फॉर्मूला बताने जा रहा था। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट, what will be your potential energy at this point, क्या होनी चाहिए, जैसे ही तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी शुड इंक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी शुड डिक्रीज, बताओ। सर इंक्रीज। इंक्रीज होनी चाहिए। सर ऊपर लेके जा रहे हैं ना। यस, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बराबर है। यस मैंने सर। तुम्हें एक चीज और बताई थी, देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, अगर तुम ऐसा सोच के देखो, तुम्हें एक्सटर्नली उसको ऊपर पुश करना पड़ रहा है, बराबर है। जैसे Yes, sir. जब तुम स्टेयर केस से ऊपर चढ़ते हो तो तुम्हें ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बराबर है, यू हैव टू पुश अगेंस्ट ग्रेविटी। लेकिन जब नीचे आते तो एकदम सर 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 सर, सर आ जाते हो नीचे, बराबर। व्हेन यू कम डाउन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट जब तुम ऊपर जा रहे हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें, बराबर है, यस नो। यस सर। इसीलिए तो तुम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे करोगे ना, इफ यू हैव लिफ्ट, यू आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर दैट लिफ्ट, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज डूइंग दैट वर्क फॉर यू। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे लिए कोई काम करेगा तो तुम्हें उसको पे तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर जब भी हमें एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, करेक्ट। और अगर वो चीज स्पॉन्टेनियसली हो रही है, अगर वही चीज स्पॉन्टेनियसली हो रही है, दैट मीन्स तुम्हें वर्क डन नहीं करना मतलब क्या बोलते हैं उसकी, स्पॉन्टेनियसली कोई चीज हो रही है तो उसकी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रही उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ऐसा समझ लो आप। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मैंने तुम्हें चार्जेस का भी एग्जांपल दिया था, पॉजिटिव पॉजिटिव, करेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पास पास में आ रहा है तो ये तुम करवा रहे हो ना इसको, तुम लेके आ रहे हो इसको पास पास, तो जब ये पास पास में आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे दूर दूर जाएंगे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बराबर है, बराबर है। यस सर। ओके, तो इतना नहीं समझा ये वाला। अरे सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है, करेक्ट। तो इसका नेचुरल स्टेट क्या है बताओ, पॉजिटिव चार्ज का, पास आना या दूर जाना? सर दूर जाना। दूर जाना है, तो जब ये दूर दूर जा रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। लेकिन जब ये पास पास आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। अभी समझ में आई बात? यस सर। क्या नाम है, यश? सर नहीं, सर नहीं आया सर, एक मिनट। देखो, पॉजिटिव चार्ज, अभी बताओ मुझे यश, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है, पास आने की है या दूर जाने की है? सर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो अभी मतलब वो रिपेल करेंगे ना, रिपेल करेंगे, बट हम उसको जबरदस्ती अगर पास में लेके आ रहे हैं तो हमें तो वर्कडन एक्सटर्नली कर रहे हैं, वर्क, यस, तो क्या तो करना पड़ेगा? वर्कडन कर रहे हैं हम हाँ यस, एक्सटर्नली। करेक्ट। तो दैट मीन्स अगर हम उसको जबरदस्ती पास लेके आ जाएंगे, करेक्ट, तो व्हाट विल हैपन, सर हम नेगेटिव वर्क करेंगे, फिर वो पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव एनर्जी परिवर्तन करो या ना करो, बट तुम ये समझ लो, अगर तुमने उसको जबरदस्ती पास लेके आ गए, वो तो दूर जाना चाहता है, तुम उसको जबरदस्ती पास लेके आ गए तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यस सर। बराबर है। और अगर एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दूर दूर जा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। पॉजिटिव नेगेटिव के केस में उल्टा होता है, देखो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के केस में उल्टा होता है। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है सर।
ओके, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में क्या मैंने बोला, उल्टा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा हमेशा एक दूसरे को, जस्ट अ सेकेंड। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, हमेशा पास पास आने की पास पास आने की कोशिश करेगा, करेक्ट। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही पास आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव अगर दूर दूर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सर इंक्रीज हो इंक्रीज जाएगी। होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसी तरह अर्थ के ऊपर तुम अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से दूर लेके जाओगे तो व्हाट विल हैपन, यहां से तुम इसको यहाँ पोटेंशियल पे एनर्जी लेके जा गेन रहे हो, होगी उसकी, पोटेंशियल एनर्जी विल गेन, शुड इंक्रीज ना। यस, इंक्रीज इंक्रीज। दैट मीन्स अगर हमें एक सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से मून की तरफ भेजना है, एक रॉकेट को अर्थ की सरफेस से मून की तरफ भेजना है, तो हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कराना है, तभी पॉसिबल है ये, करेक्ट। बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, माइनस ऑफ जी मास ऑफ अर्थ m अपॉन r रेडियस ऑफ अर्थ, करेक्ट। ठीक है, और अगर मान लो हम बहुत दूर देखते हैं इसको, मतलब समझो अगर हम इंफिनिटी पे देखते हैं, दिस पॉइंट इज एट इंफिनिटी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और इस पॉइंट पे इंफिनिटी पे कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, बताओ जल्दी से। 0, या सपोज एट हाइट h पे, एट हाइट h पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम ई एम आर ई प्लस एच, बराबर है? यस नो, कुछ बोलिए बच्चों। सर मुझे सर ये नहीं समझा सर मैं सर। वेटिंग रूम में आप अंदर ले सकते हैं क्या दूसरा डिवाइस? कौन मीटिंग रूम में है? सब तो है अंदर, यस यस। सब अंदर है। नो वन इज इन द वेटिंग रूम। सर मैं हूँ सर। मुझे तो नहीं दिख रहे आप मीटिंग रूम में। एक सेकंड, एक बार अकेले, हाँ हो गया सर। हो गया ना? Yes. तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थ की सरफेस पे देखो, अर्थ की सर सरफेस मुझे ये पे नहीं समझा सर, u इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर कैसे होगा सर? वो तो आर physics का स्क्वायर पॉइंट कहाँ है। है? ये आर है, केवल आर स्क्वायर लिखा है क्या मैंने यहाँ पे? नो सर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होती है एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी मास ऑफ दिस एम। इससे बच्चों क्वेश्चन दूंगा हाँ आपको। सर कहाँ से आया पर ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी आप नहीं सीख पाओगे, बट अभी इस फॉर्मूले को सर ध्यान मतलब सिर्फ ये अज्यूम यूज करना है ना ये फॉर्मूला? यस यस यस। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच यू डैश कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम ई एम आर, सॉरी आर ई प्लस एच हो जाएगा, ये आर ई हो जाएगा। आर ई इज व्हाट, आर ई इज रेडियस ऑफ अर्थ। और उसी तरह अगर तुम इंफिनिटी पे देखोगे पोटेंशियल एनर्जी, अगर इंफिनिटी पे देखोगे तो कितनी हो जाएगी, आर ई एच बहुत दूर, बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। नाउ टेल मी, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ दिस इज लेट्स से माइनस 200 जूल्स एंड दिस इज 0 जूल्स, तो विच इज ग्रेटर, 0 जूल्स इज ग्रेटर, माइनस 200 जूल्स इज ग्रेटर? सर 0 जूल्स। यस, करेक्ट। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे बोलता हूँ माइनस 50 जूल्स हो गई, तो विच इज ग्रेटर, माइनस 50 और माइनस 200? सर -50। माइनस 50 इज ग्रेटर। सर पर क्या? इनफाइनाइट पे सर 0 क्यों होगा? क्योंकि देखो ना एच, तुम्हें मालूम होना चाहिए 1 अपॉन इंफिनिटी हमेशा 0 होता है, होता है कि नहीं होता? 1 अपॉन इंफिनिटी 0 के बराबर होता है कि नहीं होता है? यस सर। या 1 अपॉन 0 जो है वो इंफिनिटी हो जाता है, तो तुम उसको अनडिफाइंड बोलते हो, बट 1 अपॉन 0 एक्चुअली में मैथमेटिक्स में इंफिनिटी होता है, या 1 अपॉन इंफिनिटी जो है वो मैथमेटिक्स में 0 हो जाता है, ठीक है? तुम्हें तो कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस लोगे तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 0 हो जाना है। और तुम 10 रेज टू सर पर h हाइट पे सर पोटेंशियल एनर्जी सर पॉजिटिव होनी चाहिए सर, पर वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव आ रहा है सर। कहाँ पे एच हाइट डैश। पॉजिटिव होना चाहिए? क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? तो इनका डिफरेंस, डिफरेंस तुम देखो ना, मतलब इसका
सर जब ये वर्क डन नेगेटिव होगा सर तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी ना। अरे दादा, इसको डिफरेंस करके देखो इसका। जब तुम इसका डिफरेंस करोगे तो तुम देखोगे पॉजिटिव आ रहा है ये। ओके सर फाइनल माइनस इनिशियल सर यस, तो समझ गया। डेल्टा यू विल बी, मैंने ऊपर डेल्टा यू लिखा था ना, यस सर डेल्टा यू लिखा था ना। करेक्ट। हाँ सर मैंने सर यू अज्यूम कर लिया गलती से। चलो, समझ में आ गई बात सबको? यस सर। ये बात सबको समझ में आई? यस नो, जल्दी से बोलो। यस सर। एनीवन हैज स्टिल सम डाउट लेफ्ट? किसी का कुछ डाउट है तो जल्दी बताओ बच्चों। चलो, इसके बाद फिर हमने बस केपलर्स लॉ देखे थे। केपलर्स लॉ क्या थे? कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। यस सर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स मूव सर सेकंड वाला वो एरिया स्वीपिंग का था ना। यस, एरिया स्वीपिंग का था। नहीं सर शायद वो थर्ड वाला 5 था। मिनट पहले आप हाँ क्या बराबर, समझा रहे सेकंड हो? लॉ एरिया बार बार। फोकस है, करेक्ट। विद सन एट इट्स फोकस, यहाँ पे एरिया स्वीपिंग में क्या होता है? अगर तुम यहाँ पे इसकी स्पीड देखोगे तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होती है? यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होती है, जल्दी बताओ। सर कम होती है। या कम होती है स्पीड। सर क्यों डिस्टेंस बढ़ गया इसलिए क्या। यस, और यहाँ पे स्पीड जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि सन के पास है ना। सन के पास मतलब ज्यादा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। यहाँ पे कम सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, धीमे धीमे मूव कर रहा है ये। ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट इज सेम। मान लो ये टी टाइम तक यहाँ पे चला। सर पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स में सर डिस्टेंस का कोई फर्क पड़ता है क्या सर। पड़ता है ना, उस देखो ऊपर मैंने क्या लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है ना। r क्या होता है यहाँ पे? डिस्टेंस होता है ना, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो पड़ता है इसमें फर्क। यस सर। ठीक है, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू area swept, actually let me put it this way. Area swept is directly proportional to what? सर डिस्टेंस ना। Yeah, area, equal areas are swept in equal time intervals. Equal area are swept in equal time intervals. मतलब अगर समझो यहाँ से यहाँ तक उसको t टाइम लगा जाने में, उसने इतना एरिया स्वीप किया, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो जाएगा टी टाइम में तो भी वो इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया स्वीप करेगा। तो इक्वल एरिया आर स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। सर पर जहाँ पे सर वो सन के पास है सर वहां तो सर डिस्टेंस कम है सर तो स्पीड ज्यादा होना चाहिए फिर डिस्टेंस कवर भी बढ़ना चाहिए ना सर एरिया स्वेप्ट। नहीं, तो हम डिस्टेंस नहीं देख रहे, हम एरिया देख रहे हैं ना। मैंने तुम्हें इसका एनिमेशन भी दिखाया था ना। मैंने तुम्हें क्या बोला था, यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा ये, तो ये जो एरिया स्वीप करेगा दैट इज सेम एज कम जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा टी टाइम में। टी टाइम में इसका स्पीड बढ़ गया ना, तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा एक्चुअली। पर सर एक्चुअली तो सर सरकमफेरेंस के ही इधर जा रहे हैं ना सर तो एरिया नहीं होगा। अरे एरिया का मतलब हुआ इस एलिप्स में, सपोज तुम यहां से यहां तक गए टी टाइम में, ठीक है? कितने टाइम में? ए सर से टी टाइम में। गए तुम टी टाइम में, ठीक। यहाँ स्पीड कम है तो ये डिस्टेंस भी कम ही होगा। और जब तुम यहां से यहां जाओगे टी टाइम में, ए से बी वैसे जा रहा था, तो जब तुम यहाँ पे जाओगे टी टाइम में, ये भी टी टाइम है, ये भी टी टाइम है, ठीक। ये टी टाइम और ये टी टाइम, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो एरिया स्वेप्ट है दैट इज ऑलवेज सेम। सर पर एरिया देखना है क्यों है सर ये जो इतना डिस्टेंस है सर वही देखना है ना। अरे एरिया डिस्टेंस कहाँ होता है? मैं एरिया बोला, डिस्टेंस बार बार क्यों बोल रहे हो? मैं आपको एरिया बोल रहा हूँ ना, तो व्हाई आर यू सेइंग डिस्टेंस अगेन एंड अगेन? मैं बोल दे रहा हूँ ये डिस्टेंस, यहाँ पर स्पीड कम है, करेक्ट। अगर v1 ले लोगे यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे v2 ले लोगे, तो ऑब्वियसली v1 स्पीड इज लेस, तो इसीलिए तो ये डिस्टेंस कम, ये कम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ये अगर मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, ये एक सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड तक चले, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा यहाँ पे? 100 मीटर।
बट यहीं पे अगर 15 मीटर पर सेकंड है, ये 10 सेकंड तक चला तो 150 मीटर हो जाएगा ना। तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस सन के पास जब रहेगा तो ये डिस्टेंस बड़ा होगा, दैट आई एम ऑब्जर्विंग। बट क्या मैं आपको डिस्टेंस बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ एरिया अलग अलग होगा, एरिया अलग अलग है ना, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो ये एरिया सेम रहता है एक्चुअली में। समझ में आया कि नहीं आया नील? ओके सर, समझ में आ गया सर। आया ना समझ में? यस सर। What I mean to say is about this area and this area, A1 and A2. यस सर। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा था लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या था? T क्या था, जल्दी से बताओ। T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए है, या ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए। समझ में आ गई बात सब बच्चों को? यस सर। सर केपलर के भी प्रॉब्लम आएंगे क्या? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ओके, फिर हमने 3 वेलोसिटीज देखी थी, अगर आपको याद होगा तो। एक हमने देखी थी एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और कौन कौन सी वेलोसिटीज देखी थी? एस्केप, ऑर्बिटल, और तीसरी तो कौन सी उसके थी? पहले सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलो बोलो। सर ऊपर आप कुछ तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी कुछ तो समझा रहे थे सर, तब मेरा वाईफाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था सर। इन्फिनिटी, हाँ यही सर, हाँ हाँ ये ये सर इन्फिनिटी वाले टर्म्स जो थे ना, ये समझ में नहीं आया मुझे। इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत ही बड़ा नंबर। जैसा अगर मैं बोलूं तुमको 10⁻50, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो ये इन्फिनिटी हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर तुम 1/10⁻50 लिखते हो तो कितना हो गया? 10⁻50 हो गया, विच इज एज गुड एज 0 ओनली ना। ओके ओके, लाइक दैट, ओके गॉट इट। फिजिक्स में वी हैव टू गो वेरी क्लोज टू 0। एक्चुअली बोला जाता है ये जो नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनको आप कभी भी टच नहीं कर सकते हो। क्या नंबर क्या है बताओ मुझे, नंबर क्या होता है? अगर तुम्हें कोई बोले 1 क्या है, व्हाट इज 1, व्हाट इज 2, तो तुम क्या बोलोगे? 1 को क्या बोलोगे? 1 को डिफाइन कैसे करोगे? यूनिक नंबर है, नॉट अ प्राइम नंबर, 0 को, नॉट चलो अ 0 को बताओ कैसे डिफाइन करोगे? जीरो को कभी सोचो इस चीज को, नंबर क्या होता है? जस्ट फिगर। नंबर क्या होता है? नंबर को डिफाइन करने के लिए तुम्हें कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए ना। जैसे तुम, अगर मैंने बोला 1, तुम बोल सकते हो 1 एप्पल, ठीक है, दैट अग्रीड टू यू। करेक्ट, तुम बोलोगे 1 एप्पल, 2 को बोलोगे 2 एप्पल्स, बट 0 को कैसे डिफाइन करोगे बताओ जरा? 0 एप्पल्स, बट 0 देन है क्या? ठीक है, तो 0 मतलब क्या हुआ? यू कैन से एक तुम 0 अगर तुम्हें डिफाइन करना, तुम बोल सकते हो एप्पल का इतना छोटा सा पार्ट ले आओ तुम, एप्पल का इतना छोटा सा पार्ट ले और रख दो टेबल पे, बोलो ये 0 एप्पल है। अब इसको तुम जितना छोटा और कर सकते हो, ठीक है, दैट मींस इट इज एज गुड एज 0। या एप्पल का सीड रख दो तुम टेबल पे क्या करो, एप्पल का सीड रख दो, फिर तुम बोलो दिस इज 0 एप्पल। 0 एप्पल है कि नहीं है बताओ मुझे वो एप्पल का सीड? अभी कुछ दिख रहा है क्या? एप्पल नहीं दिख रहा है। पर जब उस सीड को तुम ग्राउंड पे बो दोगे, देन एप्पल विल कम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एप्पल्स विल कम। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, तो हाँ, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज बता रहा था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज कौन कौन सी देखी थी हमने? एक तो पहले देखी थी क्रिटिकल, ऑर्बिटल, एस्केप। What are these 3 velocities? Critical, orbital and escape velocity. What was critical velocity? कौन बच्चे बताएगा critical velocity क्या थी? मैंने तुम्हें इसका इतना अच्छा एनिमेशन भी दिखाया था। जब तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंकते हो कि वो यहाँ पे ऐसे जाके एक सर्कुलर ऑर्बिट का शेप ले ले, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्रिटिकल वेलोसिटी। बराबर है? से यस नो बोलो कुछ। यस तो सर। या तो तुम जब उसको फेंकोगे तो वो ऐसे जाके गिर जाएगा, करेक्ट। पर तुमने उसको बहुत जोर से फेंक दिया, मतलब दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू टेक इट इन अ सर्कुलर ऑर्बिटल। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिटल पे अगर मूव कर रहा है,
दैट मींस इट इज अ क्रिटिकल वेलोसिटी, समझ लेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? इट कुड बी एन एलिप्टिकल पाथ, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा तेज वेलोसिटी होगी उतना ही इसका पाथ भी एलिप्टिकल बनेगा, बराबर है। और सर क्रिटिकल वेलोसिटी में वो मतलब इलिप्टिकल शेप बनाता है कि सिर्फ एक सर्कुलर ऑर्बिट? सर्कुलर, क्रिटिकल में वो सर्कुलर शेप बनाता है, ठीक अच्छा। है। ऑर्बिटल मतलब अभी जो अपनी सैटेलाइट है उनका एग्जैक्टली सर्कुलर शेप नहीं है, इट इज स्लाइटली एलिप्टिकल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लाइटली इट इज एलिप्टिकल, बराबर है। सर फुल एलिप्टिकल नहीं है क्या? अरे एलिप्टिकल ही है, बट ठीक है, आई टेल यू व्हाट इज एलिप्स में के बारे में एक चीज और बताऊंगा आपको अभी। और एस्केप में क्या होता है, ये वो छोड़ के चला जाता है ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो एलिप्स में ग्रेविटी देखो, लीव कर देता है। तो सर एस्केप वेलोसिटी के लिए खूब बहुत ज्यादा वेलोसिटी लगेगी ना? नहीं, अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर आवर, दिस इज सर पर एस्केप सेकंड ना? आवर 11.2 पर किलोमीटर पर सेकंड। ओके, आई एम सॉरी, यस यस यस, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, किलोमीटर पर बहुत आवर इज ज्यादा अ हो वेरी गया ना स्लो सर। वेलोसिटी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर इज अ वेरी लो वेलोसिटी। उतने से तुम बॉल भी फेंक सकते हो। यस सर। ओके, तो ये बात समझ में आई। इनफैक्ट तुम्हें इस पर अगर तुम देखोगे, अर्थ पे वी हैव सम व्हाट वी से, अर्थ पे गैसेस एंड ऑल मॉलिक्यूल्स डू एग्जिस्ट ना अर्थ की सरफेस के ऊपर, बराबर है कि नहीं? वी हैव सम गैसेस व्हिच सराउंड अर्थ सरफेस, बराबर कि नहीं? यस सर। तो अर्थ के चारों तरफ सर gases- ट्रोपोस्फियर। हाँ बराबर है, अर्थ के चारों ओर गैसेस का एटमॉस्फेयर है। मून के चारों ओर ये एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है बिकॉज ना, ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ नहीं अट्रैक्शन, यहाँ पे एक्चुअली ग्रेविटेशनल में फोर्स में। इसको कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों अर्थ की तरह चारों ओर ये वी हैव एन एटमॉस्फेयर बट मून पे नहीं है। एक तो रीजन ये भी है कि अर्थ पे, करेक्ट, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी हाई स्पीड अटेन नहीं कर पाते हैं, समझ लो। अगर कोई मॉलिक्यूल, जब अर्थ के ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल है, वो अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को अटेन कर लेगा तो अर्थ की सरफेस को छोड़ के चला जाएगा। मून पे ये वैल्यू बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड कि तुम कितना भी गर्मी रहने दो, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने दो, इतने हाई टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल्स इतनी हाई स्पीड अटेन नहीं कर पाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा है सर। या किलोमीटर पर सेकंड इज वेरी बिग स्पीड एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए अर्थ की सरफेस पे से मॉलिक्यूल्स कभी भी अर्थ को छोड़ के बाहर नहीं जाता है, बिकॉज ऑफ दैट वी गेट ए क्लाउड ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस। मून पे नहीं है ऐसा, मून पे ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक। मैं आपको कुछ और एलिप्स बता रहा था ना, हाँ, तो कोई तो पूछा था ज्यादा बड़ा एलिप्स और ये क्या, एलिप्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एलिप्स को भी आप कई कई तरीके से देख सकते हो, जैसे सर्कल इज ऑल्सो एन एलिप्स, बराबर है। सर्कल इज ऑल्सो एन एलिप्स, तो सर्कल में केवल एक ही सेंटर तुम्हें देखने को मिलता है। अब हो सकता है कोई एलिप्स आपको ऐसा दिखाई दे, नाउ दिस कैन ऑल्सो बी एन एलिप्स, लेकिन यहाँ पे क्या देखोगे तुम, इसके दो फोकाई पॉइंट जो पास पास में है, करेक्ट। अगर मैं फोकाइज को बहुत दूर दूर लेके जाता हूँ तो एलिप्स ऐसे स्ट्रेच्ड बन जाएगा। ओके सर। सो सर तो अर्थ का एक ऑर्बिट सेकंड, लेट मी कंप्लीट, एक सेकंड में आ जाऊंगा आपके ऊपर। तो यहाँ पर इसकी जो एलिप्स में एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं ई, विच डिनोट्स इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या होता है, अगर तुम इसकी इसेंट्रिसिटी देखोगे तो इट विल बी वेरी क्लोज टू, हो सकता है ये 0.99 ऐसा कुछ तो हो जाए। इसकी इसेंट्रिसिटी देखोगे तो दिस कुड बी 0.001 हो जाए, दिस इज इसेंट्रिसिटी 0। सो सर्कल इज एन एलिप्स ऑफ इसेंट्रिसिटी 0। अगर ये दो फोकस पॉइंट बहुत पास पास हैं तो इनकी इसेंट्रिसिटी 0 के पास होगी, अगर बहुत दूर है तो इसकी इसेंट्रिसिटी 1 की तरफ होगी, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होती है। मतलब ये डिस्टेंस है कि टाइप ऑफ इसेंट्रिसिटी? हाँ, तो इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है,
ठीक है, समझ में आई बात सब बच्चों को? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर, गॉट इट। हम्म, इसेंट्रिसिटी समझ में आ गया। ओके। तो क्रिटिकल ऑर्बिटल एस्केप भी हम लोगों ने देख लिया था। चलो तो इस पे जल्दी से कुछ एक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। सर ये सारे हमने मतलब ग्रेविटेशनल ये अपने लेक्चर्स में सारे कवर किए हैं ना? हाँ, सारे कवर किए। मैंने एलिप्स पे इसेंट्रिसिटी वाला शायद नया पॉइंट रहेगा आपका, अदरवाइज सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जितनी ज्यादा तेज वेलोसिटी होगी उतना ही ये एलिप्स में उसकी सेंट्रिसिटी ज्यादा होगी। ये दो फोकस के जो पॉइंट है ये दो ज्यादा सेपरेटेड रहेंगे, करेक्ट। जनरली अगर तुम देखोगे अर्थ सन सिस्टम में तो ये सेंट्रिसिटी एकदम दिस इज वेरी क्लोज टू, इट्स नॉट वेरी, बहुत वैसा एलिप्स नहीं है ये। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो ग्रेविटेशन में भी आप देखो, लेट्स से अर्थ और सन का अगर तुम ऑर्बिट देखोगे, ठीक है, अर्थ और सन का ऑर्बिट ऑलमोस्ट ऐसा कुछ तो रहेगा, ठीक है, विच इज वेरी क्लोज टू जीरो एसेंट्रिसिटी, करेक्ट। बट अगर तुम इसका देखोगे हेलीज कॉमेट का मालूम है ऑर्बिट कैसा रहता है? हेलीज कॉमेट का ऑर्बिट ऐसा रहता है। तो किसका एसेंट्रिसिटी ज्यादा है? एसेंट्रिसिटी बताओ। हेलिस कॉमेट का, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज वेरी एलिप्स देखो, एलिप्स फैला हुआ एलिप्स दिख रहा है ना हमें, जितना हाँ ज्यादा सर, फैला हुआ बराबर। एलिप्स रहेगा उतना ही उसकी इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी बच्चों। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं? यस नो बोलो यस सर। कुछ। और सर अपना टेस्ट में कितना क्वेश्चन रहेंगे? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से मुझे 2 मिनट के अंदर बताओ। टेस्ट में तो ऐसा आपको कितना टाइम मिलेगा? 3 मिनट मिलेंगे ना, चलो 3 मिनट में बताओ, 2-3 मिनट लो, बताओ। देखो, GM/4 क्यों लिया? नहीं ये सर, उसके ऊपर सर G/4। क्योंकि जी डैश कितना है, इस हमें इस पॉइंट पर जी चाहिए ना। देखो, अर्थ की सरफेस पे जी तुम्हारा इतना है, जी विच इज इक्वल टू GM/r²। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 25% ऑफ जी। 25% ऑफ जी कैसे निकालोगे? 25/100 इंटू जी। ऐसे तो निकालते हो ना, तो मैथ्स में पढ़ा हुआ ना परसेंटेज, सब बच्चों ने यस सर, पढ़ा है यस कि सर, नहीं पढ़ा है परसेंटेज? यस सर, उसमें एक्सरसाइज रहती है ना यस सर। कि 25% ऑफ 100 रुपए, 25% ऑफ 500 रुपए कितना है? कितना है 25% 500 रुपए का? सर हाँ बताओ। 150, सर 125। 125, 120। 125। यस 25% 400 रुपए का कितना है? 100 रुपए, यस सर। करेक्ट। 25% जी का कितना है? G/4 बराबर है। तो इसने बोले 25% ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद 25% ऑफ दैट एट द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सब बच्चों हाँ सर, को? समझ में आ गई सर। चलो यस फिर सर। आगे बढ़े। सो दैट इज मैं सर आंसर आ रहा है ना सिर्फ बी? हाँ, तो जी डैश तुम्हारा हो गया G/4, तो जी डैश इज इक्वल टू GM/r+h का होल स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला देखा है। और दिस शुड बी इक्वल टू G/4 बराबर। लेकिन जी हमें पता है GM/r² है, तो जी को जब तुम यहाँ पे GM/r² पुट करोगे तो फाइनली उठा के यहाँ पे r+h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4r² आएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो r+h इज इक्वल टू 2r, h इज इक्वल टू r मिलने वाला। तो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रहेंगे, बच्चों वाले भी नहीं रहेंगे, जैसे तुम्हें 8th स्टैंडर्ड में मिलते थे ना, तो तुम्हें एकदम बहुत ही हाई लेवल के मिलेंगे। समवेयर इन बिटवीन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जल्दी से बताओ। लेक्चर रिकॉर्ड करो ना सर। यस यस, कोई क्या बोल रहा था? कोई बच्चा कुछ बोल रहा है? लेट्स से तुमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया। 400 होगा क्या? बी होगा क्या? ओके, देखते हैं। यस, तो देखो, अगर तुमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, गुड, यस, बट आंसर ऐसे बोला मत करो, हाँ। चलो, तो अगर तुमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, इस पे तुमने 1 किलो का मास टांग दिया, लेकिन अब मुझे बताओ स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर कर रहा है? फोर्स मेजर कर रहा है ना। स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली में अगर तुम देखोगे तो वो फोर्स मेजर कर रहा है, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ उसकी वजह से।
तो एक्चुअली में स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे उसकी जो रीडिंग होनी चाहिए थी वो 9.8 न्यूटन होनी चाहिए थे। ठीक है, अगर ये 1 किलो का वेट है तो ये कितना फोर्स यहाँ पे जनरेट करेगा, 9.8 न्यूटन का फोर्स जनरेट करेगा। तो दिस शुड बी एक्चुअली 9.8 न्यूटन। तो इसको तुम बोल सकते हो ये 1 kg है। ठीक है, इसी तरह जब तुम्हारा वेट 19.6 न्यूटन का हो जाएगा, तो मतलब अभी तुमने यहाँ पे कितना वेट हैंग किया है, 2 kg हैंग किया, बराबर है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 kg। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 9.8 न्यूटन डायरेक्टली, व्हाट वी से इट 1 किलोग्राम वेट, 2 किलोग्राम वेट। समझ में आई बात कि नहीं है, यही होता है ग्राम वेट। और इसको चाहो तो तुम किलोग्राम वेट में लिख लो, या इसको चाहो तो तुम लिख दो ऐसे 1 किलोग्राम वेट इज एक्चुअली इक्वल टू 1000 ग्राम वेट, दिस इज 2000 ग्राम वेट। ठीक है, ये चाहिए तो तुम्हारा I mean you can have a spring balance which reads from 0 gram weight to 100 gram weight। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात कि नहीं बच्चों, यस नो कुछ बोलिए। यस। अब देखो यहाँ पर देखो, बॉडी वेट 700 ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ पे उसका कितना उसका वेट है, 700 ग्राम वेट। करेक्ट, तो इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, अर्थ पे उसका अर्थ पे जब वो उसको तुमने रखा है, दैट इज बेसिकली 700 ग्राम का वो ऑब्जेक्ट है, और उसका जो ये जो रीडिंग होगा दैट विल बी 700 into g। दिस इज द फोर्स विद व्हिच स्प्रिंग बैलेंस विल पुल दिस वेट, 700 g फोर्सेस को पुल करेगा। तो देखो स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग होगी उसको तुम्हें g से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुम्हें उस पॉइंट पे ग्राम वेट या किलोग्राम वेट मिलेगा, बराबर है कि नहीं। अगर मान लो मैं इसको इस 700 g को जब मैं g से डिवाइड कर देता हूँ तभी तो मुझे 700 ग्राम्स मिलेगा, या 9.8 को जब मैं 9.8 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे 1 किलोग्राम वेट मिलेगा, 19.6 को जब मैं 9.8 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे 2 किलोग्राम वेट मिलेगा। समझ में आ रहा है स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कैसे चल रहा है बच्चों। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे जी को डिवाइड कर दे रहे हो, बराबर है कि नहीं, यस नो। यस सर। ठीक है ना, तुमने क्या किया, फिर से रिपीट करता हूं, तुमने स्प्रिंग बैलेंस में जी को डिवाइड कर दिया। ठीक, जैसे ही तुमने जी को डिवाइड किया वैसे ही क्या हुआ, तुम्हें जो रीडिंग है वो किलोग्राम वेट या ग्राम वेट में मिल जाएगा, बराबर। अब देखो प्लैनेट के बारे में क्या दिया हुआ है, प्लैनेट का जो मास है वो कितना है, 1/7 एंड रेडियस इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, बराबर है। मास कितना है प्लैनेट का, बच्चों बताओगे कितना मास है, कितना मास है, जल्दी से बताओ। मास इज 1/7 of the earth and radius is half that of the earth। Half of that of the earth। yes, so radius कितना है, radius of this new planet r/4। हाफ है ना, हाँ हाफ ही है, हाँ बराबर, वो फॉर्मूले में डालने के बाद होता है। re/2 हो जाएगा ना रेडियस, फॉर्मूले में डालेंगे Yes, बाद में। तो यहाँ से बताओ re/2। इस पॉइंट इस प्लैनेट का ग्रेविटी कितना होगा, जी डैश या जी डैश ले लेते हैं, जी m/r², ये तो होगा इस प्लैनेट का ग्रेविटी, बराबर है कि नहीं, बताओ बच्चों होगा कि नहीं यस होगा। सर। यस सर। which will give us g me/7 re²/4 which gives us 4/7 g me/re²। So this is the value of g dash। yes, this is the value of g dash। ठीक है, ठीक है ना, this is the new value of g dash। ठीक, ओके। तो अब दिस इज व्हाट, देखो GME/RE² क्या होता है, क्या स्मॉल अपने अर्थ का ग्रेविटी होता है, बराबर है। तो उस प्लैनेट का जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का
4/7 है। ठीक, तो अब यहाँ पे 700 ग्राम का जो वेट होगा, 700 ग्राम जो अर्थ पे वेट करे तो 700 जी डैश उस प्लैनेट पे वे करेगा। और अगर तुम अर्थ का स्प्रिंग बैलेंस लगा दोगे उसको तो कितना कितना रीडिंग दिखाएगा वो 700 इंटू 4/7 इंटू जी, विच मेक्स इट 400 जी। तो 400 जी विल रीड हाउ मच? 400 जी विल रीड हाउ मच बच्चों? 400 gram weight, 400 ग्राम वेट। as we are not it multiplying with 9.8. यस यस, 400 ग्राम वेट करेगा ये शो तुम्हें। ठीक है, समझ में आई बात? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इलास्टिसिटी का रिवीजन करेंगे। इसमें फॉर्मूला भी है, करेक्ट? फॉर्मूला इज माइनस जी एम एम बाई आर। तो एट सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी एट U1 इज माइनस जी एम एम बाई आर, बराबर। दिस इज व्हाट? दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, इस पॉइंट पे कितना होगा ये? दिस इज व्हाट? U2 is how much? Minus GMM upon कितना हो गया? R plus 4R. कितना दिया? हाँ 4 R plus 3R। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बस यहाँ पे U2 माइनस U1 कर देना है। कितना सिंपल है। माइनस GMM बाई 4R माइनस ऑफ माइनस GMM बाई R। कितना हो गया ये? पॉजिटिव 4 तो 3 बाई, अब देखो 3GM by R है। now see how I am writing this, 3G MM, यहाँ पे M भी आएगा। अब यहाँ पे R ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? GM by R स्क्वायर हो गया। ये देखो ये वाला टर्म GM by R स्क्वायर हो गया, which is nothing but acceleration due to gravity. It comes out to be 3/4 mgr। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस नो कुछ बोलिए। तो आंसर इज बी। इसमें ऊपर कितना आंसर था? हाँ, इसमें आंसर कितना आता है? फर्स्ट वाले का आंसर था H was R। ठीक है, अब इलास्टिसिटी में होप आपको सब फॉर्मूलेज याद हैं? इलास्टिसिटी में फॉर्मूलेज याद है कि नहीं? हमने स्ट्रेस देखा था, करेक्ट? कैसे स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, इसकी वजह से क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया था, करेक्ट? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन which was delta L by L। और यहाँ पे फिर यंग्स मॉडुलस क्या आया था? F अपॉन A डेल्टा L by L, बराबर है। इस तरह हमने टेंजेंशियल में भी देखा था सेम चीज, और इसी तरह हमने बल्क मॉडुलस भी देखा था। याद है कि नहीं याद है? फिर शेयरिंग देखा था, ये तो यंग्स था। फिर शेयरिंग देखा था, शेयरिंग वाला क्या था? फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये थीटा हो गया। ठीक है, दिस इज थीटा एंड दिस इज A। तो शेयरिंग में क्या होगा? F अपॉन A बाई थीटा, शेयरिंग मॉड। इसी तरह बल्क मॉडुलस क्या था? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको तुम सब डायरेक्शन से प्रेस कर रहे ऐसे, इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना था? डेल्टा V बाई V। एंड बल्क मॉडुलस माइनस P अपॉन,
ठीक है, ठीक है बच्चों, यस नो? तो हमेशा ध्यान रखो, जो यंग्स मॉडुलस होता है ना, यंग्स मॉडुलस किसी भी चीज का, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल ऑफ दैट दिस थिंग, करेक्ट? ठीक। ओके सोमन, आपका कितना आ रहा है? यश का सही है, अमोक का सही है। नील आपका भी नहीं आया आंसर, आपने भेजा क्या नील मुझे? सी भेजा है ना नील? हाँ सर। नहीं नहीं, सी नहीं है इसका आंसर। 1 मिनट रुक जाओ ना सर, हो ही रहा है। हो रहा है, एक मिनट, चलो ठीक है, 1-2 मिनट और दे देता हूँ। हेलो सर। हाँ यस, भेजा आपने? हाँ सर। देखते हैं। यस सोमन, आपका सही लग रहा है अभी। चलो ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर वो यंग्स यंग, मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाना हाँ पड़ेगा यस ना? यस यस यस। तो यहाँ पे ये फोर्स हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ द वायर कितना हो गया यहाँ पर? डेल्टा एल, ये एल नॉट। तो यंग्स मॉडुलस कितना होता है? एफ अपॉन जो भी तुम्हारा डायमीटर है, तो यहाँ पे लिख दो पाई d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक। एफ अपॉन ए हो गया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। तो अब हमें डेल्टा एल मैक्सिमम चाहिए ना यहाँ पे, तो डेल्टा एल देखो कितना होता है यहाँ पे, डेल्टा एल इज एक्चुअली इक्वल टू एफ पाई 4f। डेल्टा एल का जब तुम मैथमेटिकली लिखोगे ऐसा कुछ तो तुम्हें दिखाई देगा, 4 ऊपर गया, पाई नीचे गया, और एल नॉट तो नहीं, पर हाँ 4f बाई पाई टाइम्स क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल नॉट, और वाई भी तो एल यहाँ, नॉट अपन वाई। एल नॉट नहीं, वाई अपॉन डी स्क्वायर। देखो ठीक है, तो देखो ये चीजें तो सब कांस्टेंट है ना, फोर्स यंग, क्योंकि वायर सेम है, फोर्स भी सेम लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है when the same tension is applied, दिख रहा है आपको कि नहीं? when same tension is applied, तो यहाँ पर क्या है कि वायर तुम्हारा सेम है, फोर्स तुम सेम लगा रहे हो, तब यहाँ पे क्या करना है हमें, कितना उसका इंक्रीज इन लेंथ होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो we can say delta L is directly proportional to L naught upon D square। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर पहला देखो, पहला का डेल्टा एल देखो, पहला का डेल्टा एल सम कांस्टेंट की तो सबके लिए सेम ही है, लेंथ कितना आ रहा है 100, डायमीटर ठीक 1,
ओके, इसका लेंथ देखो कितना आ रहा है L1। दूसरे वाले का ऑप्शन का देखो, मतलब बी वाला जो है, बी वाले ऑप्शन का भी देख रहे हैं, k इंटू 200 अपॉन सर ये थोड़ा सा ना ट्रिकी पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हाँ यस, ये 50 हो जाएगा। इनिशियली क्वेश्चन रीड करने पे थोड़ा टफ लगता है कि कौन सा वाला फॉर्मूला और कौन सा यस कंसेप्ट यस अप्लाई यस करना है। यस यस यस, ये 300 अपॉन 9, 3 3 3 300, तो ये 100/3 मतलब ऑलमोस्ट 33.33 हो गया। और डेल्टा एल ऑफ डी कितना हो गया, ये ए है, कितना हुआ k इंटू कितना 50 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। तो 0.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 0.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 0.25 0.25 0 पॉइंट नहीं, दिस इज 200 ना। अच्छा 0.5 का स्क्वायर ना। हाँ नहीं, हाँ बराबर, ये 0.25 होगा, 0.25 50 डिवाइडेड हो, इस पूरे की वैल्यू 200 आएगी। तो So- सबसे ज्यादा देखो इंक्रीज इन लेंथ किस में हो रहा है, डेल्टा एल डी वाले इसमें हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। वैसे भी जिसका डायमीटर सबसे कम होगा उसमें ही इंक्रीज सबसे ज्यादा होगी। समझ में आई बात। Yes sir, got it. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टाइप का और। सिंपल है, हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो अगर कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आना चाहिए, अगर ये कांस्टेंट आ रहा है किसी भी चीज में, तो देन वी से इट इज फॉलोइंग हुक्स लॉ। तो जो हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किए हैं वो बेसिकली हुक्स लॉ पर ही वैलिड है, बराबर है। हुक्स लॉ के बेसिस पर डिफाइन किए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये कांस्टेंट है, बराबर है कि नहीं। देखो मैंने तुम्हें बताया था यंग्स मॉडुलस इज कांस्टेंट, बल्क मॉडुलस इज कांस्टेंट, करेक्ट। तो वो क्यों, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो ये चीज कांस्टेंट आ रही है इसलिए। ठीक है, तो देखो जब भी कोई वायर होता है, एक सेकेंड, अगर तुम देखोगे यहाँ पर इस वाले ग्राफ में, देखो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो अगर कोई वायर है, ठीक है, उसको जब मैं खींच रहा हूं तो उसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस नो। और उसी लेंथ को बढ़ने के ऑपोजिशन को ही तो हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर जैसे स्टील में देखो, स्टील में ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग ऑपोजिशन होगा, तो मतलब ज्यादा अच्छा इलास्टिसिटी है स्टील के, स्टील इज इनफैक्ट मोर इलास्टिक। तो 0 से O तक देखो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पर स्ट्रेस बना दिया मैंने, यहाँ पे स्ट्रेन बना दिया मैंने, और मैंने बोल दिया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज लाइक कांस्टेंट, यू नो। लेकिन जब तुम A से B की तरफ जाते हो तो यहाँ पर देखो एक ऐसा कर्व्ड लाइन आ रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक ऐसा कर्व लाइन आ रहा है। कर्व मतलब अभी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कांस्टेंट नहीं, मतलब A से B तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है, क्यों। लेकिन जब तुम इस मटेरियल को यहाँ पे छोड़ोगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। फिर B और C के बीच में जो व्हाट इज हैपनिंग इज एक्चुअली, जैसे B और C के बीच में क्या होगा, तुम उसको खींचोगे तो पार्शियली, मतलब व्हाट विल हैपन, अगर मान लो इनिशियली वो यहाँ पर था, ठीक है, अगर इनिशियली इस पॉइंट पर था वो, तो व्हाट विल हैपन, खींचने के बाद जैसे तुम यहाँ से फोर्स हटाओगे वैसे ही वो यहाँ पर आ जाएगा। इट विल नॉट कम एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, स्लाइटली इसकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं नहीं आ सर, रही है। नहीं आ रही सर। अरे सिंपल है, ओ से ए के बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ तो पे, वहाँ पे वो लॉ फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ। बिटवीन O टू A स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ इज बीइंग फॉलोड, बराबर, यस नो, यस सर। बराबर है ना। ओके, अब A से B के बीच में क्या हो रहा है, देखो A से B के बीच में क्या हो रहा है, A से B के बीच में हुक्स लॉ इज और भी नॉट से दैट इज द फॉलो नहीं हो रहा।
हुक्स लॉ इज नॉट फॉलो। लेकिन क्या वायर अपनी जगह पे वापस पहुंच जाएगा? वायर रीचेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, बराबर है। फिर उसके बाद बी से सी की तरफ जब जाएंगे, बी से सी की तरफ जब जाएंगे, ठीक है, कहां से? यहां से यहां तक। बी से सी की तरफ जब जाओगे तो व्हाट विल हैपन? बताओ अभी। यहां पर क्या होगा? यहाँ पर भी हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, बट वायर जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाके स्लाइटली स्लाइटली उसके नीचे चला जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, स्लाइटली अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ऑन रिमूविंग रीस्टोरिंग फोर्सेस, wires goes astray from its original position। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से बच्चों। अगर ये ओरिजिनल पोजीशन थी, यहां तक वो खींच के लाए तुम उसको यहां से खींच के लेके आए, तो वायर इंस्टेड ऑफ मूविंग एट दिस पोजीशन यहाँ पे कहीं तो आएगा। करेक्ट, तो स्लाइटली देयर सम चेंज इन द, इतना स्लाइटली इसमें इंक्रीज इन लेंथ, दिस परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ। करेक्ट, यहाँ पर बी से सी के बीच में क्या हो रहा है? परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है। ठीक है, और सी वाला पॉइंट कौन सा है? सी वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं प्लास्टिक पॉइंट, मतलब बियॉन्ड सी इट शोज प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है? डजंट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। करेक्ट, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? शोज प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? वो अपनी जगह पे रिटर्न होके आएगा ही नहीं। ठीक है, और तो फिर अभी इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी, है ना? हाँ, यहाँ पे इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी। इलास्टिसिटी, हाँ बराबर बोल सकते, इलास्टिसिटी 0 हो गई अभी। ठीक है, और डी वाला जो पॉइंट है, डी इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट, डी इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब डी पर आते आते वायर जो दो टुकड़ों में टूट जाएगा। आप देखो ना, बहुत खींचो खींचो खींचो, एक लिमिट तक ही तुम खींच सकते हो ना। ठीक है, हाँ ठीक सर, है, और ज्यादा वक्त के लिए उतना ही हमने यस रखा तो वो अपअप टूट जाती है। यस यस यस। विद तो तो ये जितना दूर रहेगा फ्रैक्चर पॉइंट, उतना ही तुम्हारा ज्यादा। तुमने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Have you हाँ सर, heard of डक्टिलिटी तो these? वायर का रहता है और मैलिएबिलिटी इज ऑफ शीट। हीट, yes। तो ये सब इन्हीं प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। मैलिएबिलिटी, डक्टिबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दे डिपेंड ऑन दीज ब्रेकिंग पॉइंट एंड ऑल। अगर ब्रेकिंग पॉइंट बहुत पास में, तो मतलब वायर बहुत अच्छा उसमें फिर वो इट्स नॉट अ वेरी डक्टाइल वायर। जैसे सिल्वर और ये सब जो रहते हैं, उनका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर रहता है, तो इससे तुम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के बहुत पतले पतले वायर बना सकते हो। ठीक है, चलो लिखना है इसको, सर जल्दी से गोल्ड लिख लो। से ज्यादा दूर रहेगा ना गोल्ड का? हाँ यस, वो डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग रहता है। ठीक है, सो बच्चों, विद दिस आई थिंक विल एंड द रिवीजन हियर। जल्दी से इसको लिख लीजिए, और कुछ डाउट है तो